अपने फटीचर घर जमाई पति के पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगने लगी अरबपति पत्नी। अपने पति के जूतों पर रगड़ने लगी नाक। अपने निठल्ले दामाद के पैर दबाने लगी उसकी सास। सुनिए दिमाग को हिलाकर रख देने वाली ये कहानी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बस नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करिए और डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम। नक्श, तुम जिस औरत के टुकड़ों पर पलते हो, जिसकी चूठन खाते हो, उस औरत यानी कि तुम्हारी पत्नी अनिका का बर्थडे आ रहा है। कुछ गिफ्ट दोगे उसे या रोज की तरह बस उसकी सैंडल और उसकी संडास साफ करके ही उसे खुश करोगे? हाँ? अरे विहान, ये फकीर आदमी क्या गिफ्ट देगा मेरी बेटी को? ये तो सिर्फ हम लोगों को टेंशन दे सकता है। इसकी औकात तो कूड़ा बीनने वालों से भी गई गुजरी है। वो लोग कम से कम मेहनत तो करते हैं और ये नालायक तो बस घर में ही पड़ा रहता है। इसे तो आदमी कहना भी आदमी जात की बेइज्जती होगी। 1000 भिखारी मरे होंगे तब ये पैदा हुआ होगा। नक्श की हंसी उड़ा रहा विहान अनिका का बिजनेस पार्टनर है और एक अच्छा दोस्त भी, जो अनिका को मन ही मन बहुत चाहता है। आज विहान अनिका के घर आया तो अनिका की माँ के साथ मिलकर नक्श की बेइज्जती करनी शुरू कर दी। तभी अनिका वहां आ गई। तब विहान ने कहा, अनिका, तुम्हारे इस फटीचर पति की तो औकात ही नहीं है कि तुम्हारे लिए ये कुछ ले सके। इसे तो हाथों में चूड़ी पहन लेनी चाहिए। ये मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आज मॉल से तुम्हारे बर्थडे की शॉपिंग करके आते हैं। और हाँ, इस कंकाल के लिए भी एक कपड़ा ले लेना। कम से कम इन फटे कपड़ों से तो इसका पीछा छूटेगा। दरअसल अनिका और नक्श की शादी अनिका के पापा ने मरने से पहले जबरदस्ती करवाई थी। लेकिन अनिका के घर का कोई भी इंसान नक्श को पसंद नहीं करता था। सब लोग हर समय उसकी बेइज्जती करते रहते थे। अनिका ने भी आज तक नक्श को कभी अपना पति नहीं माना था। नक्श बस उस घर का एक पालतू कुत्ता था जो उन लोगों के संडास साफ किया करता था, जिसके बदले में उसे बचा कुचा खाना मिल जाया करता था। तभी अनिका ने कहा, हाँ चलो विहान, और इस नक्श को भी ले चलते हैं, वरना हम लोग सामान उठाकर थक जाएंगे। अब इस भिखारी को कपड़े दिला रहे हैं तो इसे सामान तो उठाना पड़ेगा ना, फ्री में थोड़ी मिल जाएंगे कपड़े। इतना बोलकर तो तीनों मॉल आ जाते हैं, जहां विहान अनिका के लिए महंगे महंगे कपड़े, घड़ी और ब्रांडेड जूते पसंद करता है और पैसे का ध्यान ही नहीं देता। विहान और अनिका अब तक करीब 10 लाख रुपए की शॉपिंग कर चुके थे। जब वो लोग शॉपिंग करके बिलिंग काउंटर पर आते हैं तो विहान अपना क्रेडिट कार्ड देता है। लेकिन तभी सेल्समैन कहता है, जब आपके कार्ड में पैसे ही नहीं है तो शॉपिंग करने क्यों चले आते हो? ये मॉल हमने खैरात बांटने को नहीं खोल रखा है। चुपचाप सारा सामान वापस रखो और मॉल से चले जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मेरे साथ साथ बाकी कस्टमर का भी टाइम खराब कर दिया। अबे तो कौड़ी के आदमी, तुम जानते भी हो तुम किससे ये बात कर रहे हो? मेरे कार्ड में नहीं, इशू तुम्हारी इस कबाड़ मशीन में है। जब ये इतनी पुरानी है तो इसे बदल क्यों नहीं देते? चलो, इसके पैसे भी मैं तुम्हें भीख में दे दूंगा। लाइन से हट जाइए, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, वरना मॉल के गार्ड्स आप लोगों की अच्छे से खातिरदारी कर देंगे। फिर मुझसे मत कहना। इतना सुनते ही विहान काउंटर पर अपने पैसे का घमंड दिखाते हुए हंगामा करने लगता है और सेल्समैन को जमकर उल्टा सीधा बोलता है। तभी उस हंगामे को देखकर मैनेजर वहां आ जाता है और बोलता है, सर प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। मैनेजर इतना बोलकर जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसकी नजर सामान उठाए नक्श के ऊपर पड़ी। उसे देखते ही मैनेजर पसीने से भीग गया और नक्श के पास जाकर उसके पैरों में गिर गया और उसके जूते पर अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, अरे नक्श सर, आप यहाँ? प्लीज आप इस सेल्समैन की बात का बुरा मत मानना। इस बेवकूफ को पता ही नहीं है कि आप कौन हो। इसकी तो मैं अच्छे से खबर लूंगा, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। मैनेजर को नक्श के आगे इस तरह भीख मांगते देख अनिका और विहान के होश उड़ गए। तभी मैनेजर ने विहान से कहा, सर आप नक्श सर के साथ हैं, आपको बिल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरा मॉल नक्श सर का ही तो है। आपको जो भी चाहिए वो फ्री में ले जाइए। ये देखकर अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मैनेजर नक्श के आगे इस तरह क्यों गिड़गिड़ा रहा है। आप भी जानना चाहते हैं ना कि आखिर क्यों मैनेजर नक्श के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया? आखिर क्या थी नक्श की सच्चाई? अब क्या रिएक्शन होगा अनिका और विहान का? क्या मैनेजर नक्श को पहचानने में कोई गलती कर रहा था या नक्श अनिका से छुपा रहा था कोई बड़ा राज? इन सभी सवालों के जवाब आपको बस कुछ ही देर में मिलेंगे। अनिका हैरान थी। तभी नक्श ने मैनेजर को उठाया और उसके कान में कुछ कहा। मैनेजर ने उसकी बात सुनी और तुरंत पीछे हट गया। ओह, बिल्कुल वही चेहरा, वही कद काठी। लगता है मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। ऐसा कहकर वो अनिका की तरफ घूमा और कहा, मैडम, मैं नहीं जानता था आप अनिका जवेरी हैं। आपको पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं।
नक्श ने मैनेजर की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अनिका ने ये सब देख लिया था। उसे नक्श पर न जाने क्यों शक होने लगा था। क्या नक्श सच में कोई बहुत बड़ा आदमी है? मगर ऐसा होगा तो वो ऐसे नौकरों की तरह क्यों रहेगा? ये सब सवाल अनिका के मन में घूमने लगे थे। मगर अगले ही कुछ दिनों तक घर में नक्श के हाव भाव देखकर अनिका समझ गई कि ये सब सच में कोई गलतफहमी थी और वो इस घटना को भूल गई। एक दिन अनिका को शाम के टाइम किसी पार्टी में जाना था जहाँ शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे और उसका फेवरेट बॉलीवुड एक्टर रोहन कपूर भी आज उस पार्टी में आने वाला था। तभी अनिका ने आवाज देते हुए कहा, ओह, ड्राइवर को भी आज ही छुट्टी पर जाना था। नक्श, नक्श। अनिका की आवाज लगाने पर भी नक्श ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो घर पर था ही नहीं। अनिका का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी नक्श वहाँ आ गया और अनिका उस पर बरस पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए घर के बाहर कदम रखने की? मुझे विहान की पार्टी में जाना है और वहाँ मेरा वो फेवरेट एक्टर रोहन कपूर भी आने वाला है। नक्श वैसे तो घर में बाकी लोगों से कभी बहस कर भी लेता था, मगर अपनी वाइफ अनिका से वो कभी कुछ नहीं कहता था और हमेशा उसकी बातें सुन लिया करता था। मगर आज विहान का नाम सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। तभी अनिका फिर चीखी, अब खड़े ही रहोगे या कार ड्राइव करके ले भी चलोगे? नक्श कार में अनिका को बैठाकर होटल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में अनिका ने नक्श से कहा, सुनो, वहाँ पार्किंग में ही बैठे रहना, भूल से वहाँ विहान के सामने मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नक्श चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। वो लोग होटल पहुँचे, मगर जैसे ही वहाँ होटल के सामने कार रुकी, उन्होंने देखा कि विहान वही खड़ा अनिका का इंतजार कर रहा था। विहान ने अनिका को देखा तो शिकायत करते हुए कहा, अरे कहाँ रह गई थी यार? मैं 1 घंटे से यहाँ खड़ा खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सारे गेस्ट भी आ गए। सॉरी यार, वो ड्राइवर। विहान ने ड्राइवर की जगह नक्श को बैठा देखा तो जोर जोर से हंसने लगा। समझ गया। इस टीचर को इतनी महंगी गाड़ी चलाने नहीं आ रही हो। नक्श खून का घूंट पी रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि इस आदमी के पास कितना बेकार का वक्त है कि 1 घंटे से वहाँ खड़ा इंतजार ही कर रहा था। तभी अनिका ने कहा, और वो रोहन कपूर आया क्या? अंदर चलो बताता हूँ। मतलब नहीं आया है? यार उसने कहा। अभी विहान कुछ कहता तभी कार के अंदर से नक्श बोल पड़ा, वो रोहन कपूर है, सुपरस्टार, पार्टीज में जाने के भी करोड़ों रुपए चार्ज करता है और वो इस छोटी मोटी पार्टीज में तो आएगा भी नहीं। नक्श ने इतना कहा ही था कि विहान गुस्से से लाल पीला हो गया और नक्श को मारने के लिए आगे बढ़ा। अनिका नक्श की पत्नी थी पर वो अपने दोस्त विहान को भी सपोर्ट करती थी। तभी अनिका ने कहा, जाने दो विहान, अभी अंदर पार्टी चल रही है, मूड खराब मत करो। और तुम अभी तक यही खड़े हो? कहा था ना चुपचाप पार्किंग में बैठे रहना। नक्श कार पार्किंग में ले जाने लगा। तभी विहान ने गुस्से के मारे चीखा, अबे ओए फटीचर, ज्यादा कहाँ है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इसके पहले कि अनिका कुछ कहती, नक्श बोल पड़ा, जब जेब में पैसे ना हो तो चिल्लर बजाकर शोशेबाजी नहीं करते। ये जो तुम्हारे साथ खड़ी है ये मेरी बीवी है, याद रखना। ज्यादा शो ऑफ का शौक है ना तो शोरूम खोल ले, बड़ी बड़ी फाका मत कर। इतना सुनना ही था कि विहान और भी गुस्से में आ गया और फोन निकालकर उसने रोहन कपूर को फोन लगा दिया। रिंग जाती रही मगर रोहन कपूर ने फोन नहीं उठाया। जब 4-5 बार ऐसा ही हुआ तो विहान ने गुस्से से फोन वहीं पटक दिया और अंदर चला गया। उसके पीछे अनिका भी दौड़ती हुई गई। नक्श मुस्कुराता हुआ कार पार्किंग की तरफ लेकर चला गया। पिछले कुछ महीनों से अनिका की कंपनी की हालत ठीक नहीं थी। वो बड़ी ही मुश्किलों से उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे विहान मिला और जब उसकी दोस्ती विहान से हुई तब जाकर उसे पता चला कि वो एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है और अगर विहान मदद कर दे तो अनिका का बिजनेस फिर से अच्छा हो सकता है। पर ये बात जब विहान को पता चली तो वो अनिका का फायदा उठाने लगा। आज विहान न सिर्फ उसकी कंपनी का बिजनेस पार्टनर है बल्कि मेजर इन्वेस्टर भी है और विहान की वजह से ही अनिका की कंपनी अभी चल रही है। इस कंपनी के सारे लॉसेस विहान ही उठाता है और अनिका को इसकी बहुत जरूरत भी है। लेकिन नक्श ने आकर आज सब कुछ बिगाड़ दिया था। अब अनिका मन ही मन सोच रही थी, क्या जरूरत थी नक्श को विहान को ऐसा कुछ कहने की? अब पता नहीं वो उसकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा या नहीं। अंदर पार्टी शुरू हो गई थी। अनिका और विहान काफी खराब मूड में थे। तभी वहाँ गेस्ट के बीच हलचल मच गई। सबने देखा कि गेट से रोहन कपूर अंदर चला आ रहा था। विहान भी रोहन कपूर को देखकर चौंक पड़ा। अनिका की तो जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी, वो उसे देखती ही रह गई। तभी विहान ने आगे बढ़कर रोहन कपूर को रिसीव किया और कहा, अरे रोहन जी, आपने तो मना कर दिया था ना। जैसे ही विहान ने रोहन कपूर से ये बात कही तो रोहन कपूर विहान को देखकर बोला, वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं विहान, मेरी बात हुई थी ना आपके मैनेजर से कि आपको वो यहाँ लेकर आए। ओह, वैसे मेरा मैनेजर कुछ भी बक देता है, मैं ऐसी छोटी पार्टीज में आता तक नहीं। जैसे ही रोहन ने ये बात कही तो विहान को मन ही मन गुस्सा आने लगा। उसकी बेइज्जती सबके सामने हो रही थी पर विहान ने बात को संभालते हुए कहा,
अरे बड़ा मजाक करते हैं आप, पर आप हमारी दोस्ती के कारण यहाँ आ ही गए। देखिए, मैं सिर्फ यहाँ मेरे सर के कारण आया हूँ। उनका कॉल आया था कि अनिका मैम को मुझसे ही मिलना है। बस उनसे मिलने के लिए मैं आया हूँ और किसी के लिए नहीं। अनिका ने जब रोहन के मुंह से उसका नाम सुना तो वो चौंक गया। तभी अनिका ने घबराती हुई आवाज में कहा, क्या सच? आप मुझसे मिलने आए हैं? पर आपके वो सर कौन है जिसने आपको मुझसे मिलने भेजा? मेरे सर का नाम है नक्श। जैसे ही अनिका ने नक्श का नाम सुना तो वो हैरान रह गई। अनिका को समझ नहीं आया कि इतना बड़ा सुपरस्टार एक गरीब फटीचर नक्श को कैसे जानता है। तभी अचानक रोहन कपूर का फोन बजा और वो वहाँ से दौड़ते हुए निकल गया। किसी को समझ नहीं आया कि ये हुआ तो हुआ कैसे। उस दिन अनिका के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे, पर कुछ दिन बीतने के बाद अनिका सब कुछ भूल गई। फिर एक दिन, क्या चित्रा जी, ये तो आपकी बेटी अनिका का पति है ना, आपका जमाई। इसे आपने नौकर क्यों बना रखा है? अरे जमाई नहीं, घर जमाई है। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या पाप किए थे कि ये गरीब फटीचर हमारे घर का जमाई बन गया। न कमाता है न किसी काम का है। जो इसकी औकात है वही काम करवा रही हूँ मैं इससे। आज भी नक्श की सास रोजाना की तरह अपने दोस्तों के सामने नक्श को बेइज्जत कर रही थी। नक्श की सास चित्रा जी आज अपनी बेटी के पति नक्श को शॉपिंग मॉल लेकर आई थी। नक्श कभी उनका फोन पकड़ता तो कभी उनका सामान उठाता। नक्श पूरे टाइम नौकरों की तरह अपनी सास चित्रा और उनके दोस्तों के पीछे पीछे चल रहा था। दरअसल नक्श एक गरीब लड़का था, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसकी शादी शहर के सबसे अमीर जावेरी परिवार में हो गई और नक्श बन गया घर जमाई। पर हर रोज कभी सास तो कभी साली तो कभी नक्श की पत्नी अनिका नक्श की गरीबी का मजाक बनाते नक्श के साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया जाता। और आज भी ऐसा ही हो रहा था जब शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में नक्श की सास चित्रा जी अपने दोस्तों के सामने उसे नीचा दिखा रही। सुनो नक्श, तुम यहीं रहना, हम चलते चलते थक गए हैं, कुछ खा पी कर आते हैं। नक्श को ऑर्डर देकर चित्रा जी और उनकी दोस्त मॉल में ही बने एक बड़े से रेस्टोरेंट में चली गई। तभी उनकी नजर सामने बैठे मिस्टर अग्रवाल पर पड़ी। अरे चित्रा, वो देख, सामने मिस्टर अग्रवाल बैठे हैं। इस मॉल के मालिक और ये रेस्टोरेंट भी इन्हीं का है। चल ना, चल थोड़ी जान पहचान बढ़ाते हैं। अच्छा चल चल, साथ में सेल्फी ले लेंगे। चित्रा जी और उनकी दोस्त हमेशा शो ऑफ करने में लगी रहती थी। वो मिस्टर अग्रवाल के साथ सेल्फी खिंचवाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डालते, क्योंकि मिस्टर अग्रवाल शहर के अमीर लोगों में से एक थे और उन्हें एमएलए से लेकर कलेक्टर तक सब जानते थे। उनका फोटो दिखा दिखा कर लोग अपना काम करवा लिया करते थे। इस चीज की चाह में चित्रा जी ने सामने बैठे मिस्टर अग्रवाल के पास जाकर कहा, हेलो मिस्टर अग्रवाल, कैसे हैं आप? अगर आप बुरा न माने तो क्या हम आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? चित्रा जी और उनकी दोस्त मिस्टर अग्रवाल को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर तभी मिस्टर अग्रवाल का ध्यान दूर खड़े नक्श पर पड़ गया, जो हाथों में सामान लिए खड़ा हुआ था। वो चित्रा जी की बात काटते हुए बोले, वो जो दूर खड़े हैं, शायद मैं उन्हें जानता हूँ। जैसे ही मिस्टर अग्रवाल ने ये बात कही तो चित्रा जी चौंक गई। चित्रा जी को लगा कि अगर वो ये बता देंगी कि वो दूर खड़ा इंसान उनका दामाद है तो नक्श की फटीचर हालत देखकर मिस्टर अग्रवाल भी उन्हें गरीब समझेंगे। तो चित्रा जी ने नक्श को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। अरे वो तो शायद मॉल का साफ सफाई वाला है, बेचारा गरीब है तो हमने भी उसे कुछ पैसे दे दिए थे। जैसे ही चित्रा जी ने ये बात कही तो मिस्टर अग्रवाल दूर खड़े नक्श के पास बढ़ गए और जैसे ही वो नक्श के पास पहुँचे उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। अरे नक्श सर, आप हमारे इस छोटे से मॉल में, मैंने इनॉग्रेशन के दिन भी इनवाइट किया था, और अब आप आ ही गए हैं तो हमारे इस छोटे से रेस्टोरेंट में भी आइए ना। आप आएंगे तो हमारे मॉल और रेस्टोरेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। दूर खड़े चित्रा और उनकी दोस्त ये देखकर हैरान थे कि मिस्टर अग्रवाल नक्श के हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। थोड़ी ही देर में मिस्टर अग्रवाल नक्श को अंदर रेस्टोरेंट में लाए और खाने का ऑर्डर देकर वहाँ से चले गए। और फिर चित्रा जी और उनकी दोस्त नक्श के पास पहुँची और नक्श से पूछने लगी, मिस्टर अग्रवाल तुम्हारे हाथ क्यों जोड़ रहे थे? क्या बोल रहे थे वो? ओह, लगता है तुम्हारी फटीचर हालत और गरीबी देखकर तुम पर तरस आ गया होगा उन्हें, इसीलिए तुम्हें कुछ खिलाने के लिए इस रेस्टोरेंट में ले आए। और तुम्हें तो हराम का खाने की आदत है ना, घर जमाई कहीं का। चलो हम लेट हो रहे हैं, सामान उठाओ और घर चल दो। बहुत घूम लिए आज तो हम। नक्श ने भी हाँ में सर हिलाया और सामान उठाकर चित्रा और उनकी दोस्त के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही नक्श घर पहुंचा तो अनिका गुस्से से खड़ी हुई थी। नक्श कुछ समझ पाता तभी अनिका ने नक्श से कहा, तुम बिना परमिशन के घर से बाहर कैसे गए? भूलो मत कि तुम्हारी औकात इस घर में सिर्फ एक नौकर की है। और अब क्या तुम्हें इस घर के कायदे भी याद दिलाने पड़ेंगे? नौकरों को बाहर जाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। पर मैं तो मम्मी जी के साथ। चुप हो जाओ, कभी खुद को आईने में देखा है? ये पुराने कपड़े और ये सड़क छाप हुलिया
अरे मुझे तो तुम्हें अपना पति कहने में भी शर्म आती है। अगर पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे नहीं करवाई होती तो आज मेरी जिंदगी भी अच्छी होती। पर शायद मेरे नसीब में खुशियाँ ही नहीं है जो मुझे तुम जैसा मनहूस पति मिला है। अनिका की ये बात सुनकर नक्श को खुद पर शर्म आने लगी और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। और फिर नक्श धीमी आवाज में बोला, अनिका, मैं तो बस वो करता हूँ जो मुझे कहा जाता है, कभी किसी चीज की कंप्लेन नहीं करता। नक्श ने जैसे ही ये कहा तो अनिका का गुस्सा और बढ़ गया और वो चिल्लाते हुए बोली, अगर मेरी बात मानते हो तो मुझे तलाक दे दो। आज तक 1 रुपए तो कमा नहीं पाए, तुम्हारी वजह से हर कहीं मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ती है। अगर कुछ करना ही नहीं चाहते तो भगवान के लिए चले जाओ घर छोड़कर। अनिका की बात सुनकर नक्श बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला गया और घर के काम करने लगा। तभी अनिका की बहन भाग्या ने नक्श को आवाज लगाई, ओ जीजाजी, अगर अनिका की डांट खा के आपका पेट भर गया हो तो अब थोड़ा काम भी कर लो। कब तक यहाँ मुफ्त का खाते रहोगे? नक्श चाहता तो पलटकर भाग्या को जवाब दे सकता था, पर वो कभी ऐसा नहीं करता था और इसकी वजह थी अनिका। नक्श अनिका से बहुत प्यार करता था और अनिका के लिए कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। पर नक्श की चुप्पी को भाग्या उसकी मजबूरी समझकर उसे और खरी खोटी सुनाने लगी। ये जो घर पर घड़ी लगी है ना, ये यहाँ इसलिए है ताकि हर काम टाइम पर हो। तुम्हें नहीं पता कि मेरा कॉफी पीने का टाइम हो गया? रोज रोज बोलना पड़ता है, एक काम ठीक से नहीं होता। अब ध्यान से सुनो, मेरा एक काम है, ये डायमंड नेकलेस लो और मेरी फ्रेंड के घर देकर आओ, गांधीनगर में। गांधीनगर? वो तो यहाँ से बहुत दूर है। दूर है तो क्या, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है क्या? चुपचाप ये डायमंड नेकलेस उसे देकर आओ। आज उसे एक फंक्शन में जाना है और मैंने कहा है कि वो आज ही यही नेकलेस पहने। याद रहे 10 लाख का है, इससे कोई खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, समझे? अब बिना कोई गलती के भाग के जाओ। नक्श मजबूर था, उसने चुपचाप वो डायमंड नेकलेस लिया और अपने टूटे फूटे पुराने स्कूटर से वो लिपस्टिक देने के लिए निकल पड़ा। सुबह से नक्श ने कुछ खाया नहीं था और रास्ते में उसे एक वड़ा पाव का ठेला दिखा। अक्सर नक्श वहीं वड़ा पाव खाया करता था। जैसे ही नक्श ने वड़ा पाव वाले से वड़ा पाव मांगा तो ठेले वाला बोला, नक्श भाई, आपकी बहुत उधारी हो गई है। वो तो आप जवेरी खानदान के जमाई हो, इसलिए मैं उधार भी दे देता हूँ, पर आपकी हालत देखकर मुझे लग नहीं रहा कि मेरे पैसे वापस आएंगे। अरे भैया, एक आप ही तो हो जिससे मुझे उम्मीद रहती है कि आप मुझे कुछ ना कुछ खाने का दे ही दोगे। आप चिंता ना करो, जल्द ही सब बदलेगा और आपका सारा उधार मैं चुका दूंगा। नक्श जैसे ही वड़ा पाव खाकर वापस अपने स्कूटर की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि उसके स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया है। दिन भर सबकी गालियां खाकर नक्श वैसे ही परेशान था और अब स्कूटर की ये हालत देखकर उसका मूड और खराब हो गया। जैसे तैसे स्कूटर को ढकेलते हुए नक्श जा रहा था, तभी एक BMW गाड़ी उसके आगे आकर रुकी। उसमें से एक हैंडसम और रईस आदमी निकला और नक्श को गले लगाते हुए बोला, अरे बॉस, आप यहाँ इस हालत में इस खटारा स्कूटर के साथ क्या कर रहे हैं? आप चाहें तो ऐसी हजारों BMW और रोल्स रॉयस गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, तो फिर धूप में इस खटारा स्कूटर पे आप क्या कर रहे हैं? नक्श ने हिचकिचाते हुए कहा, वो है, कुछ वजह है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। ये सुनकर वो रईस आदमी बोला, ठीक है सर, पर मैं आपको इस तरह से सड़क पर नहीं छोड़ सकता। आप मेरी गाड़ी ले जाइए, मैं आपका स्कूटर खुद सर्विसिंग के लिए देकर आता हूँ। प्लीज सर, आप मना मत कीजिएगा, अब आपके बहुत एहसान है मुझ पर। ये सुन नक्श ना नहीं कर सका। ठीक है, थैंक यू फॉर योर हेल्प। इतना कहकर नक्श गाड़ी में बैठ गया और जैसे ही वो गाड़ी लेकर घर पहुंचा तो उसे उस गाड़ी में देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी नक्श की सास चित्रा हैरान होते हुए अनिका से बोली, ये इतनी महंगी गाड़ी इस फटीचर के पास कहाँ से आई? इसका मतलब भाग्या सच कह रही थी। इतना कहकर नक्श की सास चित्रा उसके पास गई और एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ दिया। बेशरम, निकम्मा और कामचोर तो तू पहले से ही था और अब चोरी भी करने लगा। ये सुन नक्श हैरानी से बोला, मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझसे जुबान मत लड़ा। 2 पैसे कमाने की तो तेरी औकात नहीं और अब चोरी के पैसों से लाखों की गाड़ी में घूम रहा है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है मम्मी जी, मैं भला चोरी क्यों करूँगा? अच्छा, तूने चोरी नहीं की तो फिर कहाँ है भाग्या का डायमंड नेकलेस? उसी को बेचकर खरीदी है ना तूने ये गाड़ी? ये सुनकर नक्श के होश उड़ गए। मम्मी जी, मैं भला वो हार क्यों बेचूंगा? मैं तो वो हार भाग्या की दोस्त को देकर आया हूँ। आप चाहो तो भाग्या की दोस्त से पूछ सकते हो। उससे क्या पूछूं? वो तो खुद हार लेकर यहाँ आए हैं। इतना कहकर चित्रा ने भाग्या की दोस्त की तरफ इशारा किया और कहने लगी, बताइए बताइए,
क्या कह रहे थे आप अभी इस हार के बारे में? आंटी, ये सच है कि ये लड़का ये हार हमें देकर गया था, पर ये हार असली नहीं नकली है। मैंने इसे चेक भी करवाया तो पता चला कि ये नकली है। भाग्या की दोस्त के इतना कहने की देरी थी कि भाग्या भी नक्श पर बरस पड़ी। मैंने वो कीमती डायमंड नेकलेस इस घटिया इंसान के हाथ में देकर ही गलती की। मुझे क्या पता था कि ये लालची इंसान ऐसी धोखेबाजी करेगा। अगर ये अनिका का पति नहीं होता ना, तो मैं इसका वो हाल करती जैसे सड़क के कुत्तों का होता है। तभी नक्श की बीवी अनिका के सब्र का बांध टूट गया और वो नक्श पर चिल्लाते हुए बोली, छी नक्श, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे और कितना जलील करोगे मुझे सबके सामने। अनिका, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। भाग्या ने जो हार मुझे दिया था, मैंने वही हार मैंने उसकी दोस्त को दिया था। अच्छा, तो क्या भाग्या झूठ बोल रही है या उसकी दोस्त झूठ बोल रही है? और असली हार क्या जादू से गायब हो गया? हाँ, और तुम्हारे पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई? नक्श अनिका की बातों का जवाब देने ही वाला था कि तभी नक्श की सास चित्रा बोल पड़ी, ये ऐसे नहीं मानेगा, अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। भाग्या, पुलिस को बुला। चित्रा ने इतना कहा ही था कि भाग्या ने पुलिस को कॉल किया और बुला लिया। जैसे ही इंस्पेक्टर वहाँ आया तो भाग्या बोली, इंस्पेक्टर साहब, इसी भिखारी ने चुराया मेरा डायमंड नेकलेस, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। ये कहकर भाग्या ने नक्श की तरफ इशारा किया, पर आगे जो हुआ उसे देखकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि जैसे ही इंस्पेक्टर हथकड़ी लेकर नक्श के पास पहुंचा तो नक्श को देख उसकी हवाइयां उड़ गई और वो नक्श के पैरों पर जा गिरा और हाथ जोड़कर बोला, अरे नक्श सर, आप मुझे माफ कर दीजिए, आपको पहचानने में भूल हो गई। हमें नहीं पता था कि कंप्लेन आपके खिलाफ की गई है, वरना हमारी क्या मजाल जो आपसे सवाल जवाब करे। आखिर इंस्पेक्टर नक्श को देखकर घबरा क्यों गया और उसके पैरों पर क्यों गिर गया? क्या नक्श कोई पैसे वाला या पावरफुल इंसान है? अगर हाँ, तो फिर वो घर जमाई बनकर नौकरों वाली जिंदगी क्यों जी रहा है? आखिर क्या है नक्श की असलियत? क्या अब अनिका और उसके घर वालों के आगे खुल जाएगा नक्श का राज? इन सवालों के जवाब आपको कुछ ही देर में मिल जाएंगे। अब कुछ दिनों बाद अनिका की दादी का बर्थडे था, जिसमें नक्श एक गिफ्ट लेकर पहुंचा, जिसे देखकर अनिका के चाचा मैम्बो अंकल ने नक्श का मजाक उड़ाते हुए कहा, अबे नालायक आदमी, इस 5 स्टार होटल में इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी में तू गिफ्ट में ये आम की पेटी लेकर आया है। तू कितना भी कमा ले, लेकिन तू हमेशा सड़क छाप ही रहेगा। नक्श, तुम मेरी बेइज्जती कराने का कोई मौका नहीं छोड़ते ना। मैंने तुमसे कहा था कि गिफ्ट ऐसा लाना जिसे लोग देखते रह जाएं, और तुम ये कचरा उठा लाए। अनिका जवेरी परिवार की इकलौती बेटी थी और नक्श उसका पति। अनिका के पिता ने मरने से पहले अनिका की शादी नक्श के साथ कर दी थी, लेकिन घर का कोई भी इंसान नक्श को पसंद नहीं करता था। अनिका के चाचा मैम्बो अंकल तो हर समय नक्श की बेइज्जती करने में ही लगे रहते थे और आज भी उन्होंने नक्श को बेइज्जत करना नहीं छोड़ा। अनिका बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि एक भिखारी कितना भी कमा ले, लेकिन वो भीख मांगना नहीं छोड़ता। कुछ ऐसा ही हाल तेरे पति का भी है। वो आज भी खुद को तेरे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता समझता है। मैम्बो अंकल, बेहतर होगा आप अपने काम से मतलब रखो। और अनिका, तुम देखना, ये गिफ्ट दादी को जरूर पसंद आएगा। अबे नालायक, निकम्मे और निठल्ले आदमी, मेरी माँ ऐसे कचरे को टच भी नहीं करेंगी। तू पसंद आने की बात कर रहा है? पसंद तो मैं आपको भी नहीं करता हूँ, फिर भी आप एक भटकती आत्मा की तरह सब जगह पहुँच जाते हो ना। नक्श की बात सुनकर वहाँ खड़ा हर इंसान हंसने लगा। मैम्बो को नक्श की इस बात से काफी बेइज्जती महसूस हुई, तो उसने गुस्से में नक्श के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। नक्श को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन पार्टी के बारे में सोचकर नक्श ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन मैम्बो की हरकत से अनिका का पारा चढ़ गया। वो मैम्बो अंकल से चीखते हुए बोली, मैम्बो अंकल, आपको हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? वो चाहे तो यही आपकी चटनी बना देगा, लेकिन पार्टी के बारे में सोचकर वो चुप है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर हाथ उठाओ। अनिका, तू भी इस भिखारी के साथ रहकर एक सड़क छाप बन गई है। लगता है तेरे को भी नहीं पता कि एक मॉडर्न क्लास पार्टी क्या होती है। और अगर तू इस पार्टी में आई है तो औकात में रह, ज्यादा उड़ मत, वरना तेरे पर काटने मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। अनिका की बेइज्जती सुनकर नक्श से रहा नहीं गया और उसने मैम्बो अंकल के सीने पर एक लात मार दी, जिससे मैम्बो अंकल जमीन पर गिर गए। गुस्से में उन्होंने उठते ही किसी को फोन लगाया और फिर नक्श के पास उसे धक्का दे दिया, जिससे नक्श का गिफ्ट जमीन पर गिर गया और गिफ्ट बॉक्स टूट गया। जैसे ही सबकी नजर उस गिफ्ट पर पड़ी तो वहाँ मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली और अनिका चौंकते हुए बोली, नक्श,
तुम्हें ये कहाँ और कैसे मिला? आखिर क्या गिफ्ट लेकर आया था नक्श? अब नक्श के साथ क्या करेंगे मैम्बो अंकल? मैम्बो अंकल ने आखिर किसे फोन किया था? अपनी बेइज्जती का बदला मैम्बो से कैसे लेगा नक्श? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए देश विदेश में खूब सुनी जाने वाली ये कहानी इंस्टा एम्पायर।